सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में एडवांस्ड अकाउंटिंग जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका सेक्शन बी के कुछ 5 और 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। हम यहाँ देखेंगे कि 5 मार्क्स के तो हमने कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन ए के। अब हम यहाँ देखने वाले हैं 15 मार्क्स में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको मेक श्योर करने हैं कि अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये करके जाने हैं। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है, मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड जिनके आने के चांस है वो सारे हम इस वीडियो में करेंगे मोस्टली। तो होप आपको समझ आए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। सेक्शन ए के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो सेक्शन ए वाली वीडियो भी देख सकते हो आप। और इससे पहले हमने चैप्टर वाइज भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। और ये सेक्शन बी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। और सेक्शन बी में जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स आते हैं ना, वो हमने डिटेल में भी किए हैं इस चैनल पे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट हमने वैसे किए हुए हैं इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में। तो आपने वो देख लिया होगा, तो यहाँ पे क्या है आपको ईजिली समझ आ जाएगा। एंड ये क्या है, रिविजन वीडियो होगी, तो आपको पहले वो वीडियोज़ देख लेनी है, उसके बाद आपको इसको भी क्या अच्छे से देख के चले जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम इन डिटेल। तो हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में आता है, 3 से 4 बार आया हुआ है, तो आ जाएगा। कैसे करना है वो देखेंगे हम। ये जो चैप्टर है इसमें भी हमने इस डिफरेंस को किया था डिटेल में, तो आप वहाँ पे जाके क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। देखो हायर परचेज सिस्टम में ना बायर क्या करता है, गुड्स को इमीडिएटली खरीद लेता है, बट उसके पास ना उसकी ओनरशिप नहीं आती है, वो सेलर के पास ही रहती है जब तक बायर क्या है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे सामने वाले को। ठीक है, जैसे ही सामने वाले को वो लास्ट पेमेंट दे देगा तो उसके पास ओनरशिप भी आ जाएगी, तब तक के लिए वो सेलर के पास रहती है ओनरशिप। ठीक है, बस उसके पास पोजेशन आ जाता है बायर के पास। बायर अगर मान लो कल को फेल हो जाता है पे करने के लिए, तो सेलर क्या कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो गुड्स को वो क्या करेगा, फिर गुड्स को वापस ले लेगा आपसे। ठीक है, तो सेलर क्या कर लेगा, टेक बैक कर लेगा अपने गुड्स को, अगर आपने क्या है पेमेंट नहीं दी उसकी। फिर इट इज़ लाइक इसमें ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को अपना जो भी प्रोडक्ट है वो आपने बेचा। ठीक है, पेमेंट आपको जब तक लास्ट पेमेंट मिलेगी तब तक आपके पास ही उसकी ओनरशिप रहेगी, और जैसे ही लास्ट पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी आप ओनरशिप क्या है उसको दे दोगे। अभी आपने सिर्फ पोजेशन दी है, और अगर मान लो वो नहीं पेमेंट कर पाया तो आप अपना गुड्स क्या है फिर वापस ले लेते हो, बिकॉज ओनरशिप तो आपके पास है ही, आप पोजेशन भी वापस ले लेते हो। पर अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है इमीडिएटली बायर के पास, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके पास पोजेशन भी गया, ठीक है, ओनरशिप भी गई, मतलब बायर के पास। इवन इफ द बायर मिसेज द पेमेंट, और कल को मान लो अगर बायर क्या है फेल भी हो जाता है पे करने में पेमेंट, तो सेलर गुड्स को वापस नहीं ले सकता आपसे, वो सिर्फ आपसे अनपेड अमाउंट को क्लेम करने के लिए क्या कर सकता है, आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, और उस अमाउंट को क्या है आपसे ले सकता है वापस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप इस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप ऑफ गुड्स क्या है ट्रांसफर कर दी जाती है इमीडिएटली बायर के पास। ठीक है, पोजेशन भी आ जाती है और डेफिनेटली ओनरशिप भी आ जाती है, मतलब पूरा प्रोडक्ट भी आपका आ गया और उसके पास ओनरशिप भी आपकी आ गई। ठीक है, अब अगर आप मान लो कल को फेल हो जाते हो पे करने में पेमेंट सेलर को, तो सेलर क्या कर सकता है, गुड्स नहीं लेगा आपसे, बस वो क्या करेगा आपके अगेंस्ट जो अनपेड अमाउंट है उसके अगेंस्ट क्या है केस कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका टेबल, कंपैरिजन टेबल। तो देखो अगर हम ओनरशिप की बात करें तो हायर परचेज में ना ट्रांसफ़र हो रही है आपको ओनरशिप जब आप फाइनल पेमेंट दे रहे हो, पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जा रही है। जैसी अग्रीमेंट में आपने साइन किया, आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो वो क्या ओनरशिप भी आपको मिल गई। रिस्क ऑफ गुड्स की बात करें तो देखो हायर परचेज सिस्टम में ना अभी तक आपके पास ओनरशिप आई नहीं है, तो जो रिस्क होगा ना गुड्स का वो सेलर के पास ही रहेगा, क्योंकि ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप उसी के पास है, तो रिस्क है जो वो भी उसी का रहेगा। पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में तो आप क्या है, ओनरशिप भी आ गई है आपके पास, तो जो आपका गुड्स पे रिस्क है वो भी आप ही का हो जाएगा, बायर का हो जाएगा, यहाँ पे सेलर का रहता है। फिर अगर हम बात करें गुड्स ऑफ रिटर्न, तो भाई आप जो हायर परचेज है यहाँ पे आप क्या है गुड्स ले सकते हो वापस अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है, पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप गुड्स को वापस नहीं ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप क्या है उसके अगेंस्ट स्यू कर सकते हो पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब देखो जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, ठीक है, या फिर जो भी चार्ज है डेप्रिसिएशन का, वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेलर के द्वारा, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है अभी। तो चार्ज बाय सेलर करता है अंटिल जब तक ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए बायर को। बट अगर यहाँ बात करें हम तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, देखो आपके पास आ गई है ना ओनरशिप, तो अब क्या है डेप्रिसिएशन वगैरह आप ही क्या करोगे, बिगिनिंग से चार्ज करोगे। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम है उसका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एक हायर का विद ऑप्शंस टू परचेज। एंड अगर हम इसकी बात करें इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, तो ये डायरेक्ट एक सेल ही है।
राइट टू यूज़ की बात करें तो देखो हायर परचेज में बायर क्या है, यूज़ कर सकता है उस गुड्स को, बट उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं होती है। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ वो उसी का होता है, ओनरशिप भी उसी की होती है, यूज़ तो वो करेगा ही। बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्सिक्वेंस। अगर कल को डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट में तो उसका क्या रिजल्ट होता है, तो यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम में तो क्या करेगा भाई, वो गुड्स लेके चले जाएगा अपने, वापस से रिपोजेस्ट कर लेगा अपने पास। बट अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लीगल एक्शन लिया जाता है सेलर के द्वारा, ठीक है, अनपेड इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट। एग्जाम्पल देख लो, लाइक अगर हायर परचेज का एग्जाम्पल देखें तो बाय किया आपने एक बाइक, ठीक है, और हायर परचेज सिस्टम में। फिर अगर हम उसकी बात करें इंस्टॉलमेंट सिस्टम की, तो आपने बाय किया एक फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स से, और क्या है ईएमआई उसकी, मतलब कि किस पे ईएमआई पे खरीदा, तो अब क्या है, आप क्या है जो पेमेंट है वो देते रहोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, एक्सप्लेन द टर्म कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट इन रिलेशंस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये चैप्टर किया है, ये चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन आया ही है। जब हमने 5 मार्क्स में क्वेश्चन किया था तब भी ये डिफरेंस आ रहा था, जब अभी हम 15 मार्क्स का कर रहे हैं तब भी ये डिफरेंस आ रहा है। एंड जब हमने ये चैप्टर किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर में ये वाला जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आप करके जाओ। यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देखेंगे, बट जब ये हमने इसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में किया था तो वहाँ ना क्वेश्चन के साथ भी मैंने आपको क्या है डिटेल में बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो आप रिवीजन पॉइंट ऑफ के लिए इसको देखो, सुनो, ठीक है, क्या है कैसे है, अगर आता है तो ठीक है आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो। बट अगर आपको क्या है इसका प्रॉपर तरीके से डिफरेंस देखना है कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिख के आ सकते हैं, हम क्या करना है, तो आप क्या है उस रिस्पेक्टिव वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो देखो कम इंटरेस्ट क्या होता है, कम का मतलब ही क्या होता है, विद, तो विद इंटरेस्ट वाला प्राइस, ठीक है। कम इंटरेस्ट मीन्स जो कोटेड प्राइस है उसमें ना अक्रूड इंटरेस्ट क्या है ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक। इसमें क्या है बायर बोथ पे कर देता है, लाइक कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी भी वो पे करता है, और उसी के अंदर क्या है, मतलब जब जो भी पे करता है वो साथ साथ क्या इंटरेस्ट भी पे कर देता है वो, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो विदाउट इंटरेस्ट होता है ये, मतलब कि जब भी जो बायर है वो पे कर रहा है तो कोटेड प्राइस है ना, उसमें इंटरेस्ट जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो इन नहीं होगा, मतलब कि हटा होगा, ठीक है। तो उसको फिर अलग से कोटेड प्राइस भी पे करना पड़ेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट है जो उस पर वो भी पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट उसको नहीं मिलने वाली है, बेसिकली उसको क्या है अलग अलग देखना पड़ेगा, फिर वो दोनों अमाउंट उसको देनी पड़ेगी। तो एक्स इंटरेस्ट में क्या है, जो कोटेड प्राइस है उसमें एक्सक्लूड होता है अक्रूड इंटरेस्ट, तो बायर को यहाँ पे दोनों चीज़ें पे करनी पड़ती है अलग अलग। पहला कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा सेपरेटली पे करेगा वो अक्रूड इंटरेस्ट को, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख सकते हो, लाइक आपने बाय किए 10 बॉन्ड्स, 100 रुपीज़ ईच के थे, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट उस पर 10% का था, तो इंटरेस्ट कितना बना, 1 ईयर, वंस अ ईयर एक बार क्या आप पे करते हो, ऑन 30 जून आपने पे किया। आपने जो बॉन्ड्स है वो बाय किए थे 31 मार्च को, ठीक है, तो आपने मार्च को क्या किए थे उसको बाय किया था। तो अब लास्ट इंटरेस्ट वॉज पेड 30 जून को किया होगा, है ना, लास्ट ईयर। तो अब क्या है 9 मंथ ऑफ इंटरेस्ट क्या है अक्रूड है उस पर। तो अब क्या करोगे, अगर तो है ये वाला केस कोटेड, मतलब प्राइस कोटेड है जो कम इंटरेस्ट के हिसाब से देना है, तो मान लो उसमें प्राइस लिखा हुआ है 105 रुपये, तो अब टोटल प्राइस कितना है 105 इंटू 10 रुपये का था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 1050। अब जो 1050 है ना, इस अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूड है 9 मंथ का इंटरेस्ट, तो वो देखते हैं निकाल के कितना है। तो कितना था, जो वैल्यू थी उसकी 1000, उसमें 10% लगा दो, 9 मंथ का है तो 9/12 लगा दो, 75 रुपीज़ आया। दैट मीन्स 1050 में 75 रुपीज़ क्या है ऑलरेडी इंक्लूड है, और ये जो अमाउंट है ये आपकी क्या है इंटरेस्ट की है। तो एक्चुअल अगर कॉस्ट देखनी है आपको बॉन्ड्स की तो 975 निकली आपकी माइनस करके, ठीक है। तो बायर क्या है फुल इंटरेस्ट जो है, मतलब कि जो दे रहा है ऑफ ₹100 ऑन 30 जून, सो ही पे 75, उसको क्या है 75 देने पड़ेंगे सेलर को, ठीक है, कम इंटरेस्ट के बेसिस पे। इफ़ अगर जो बॉन्ड है कोटेड एक्स इंटरेस्ट वाला है 97.50 पे, ठीक है, एट द रुपीज़, यहाँ रुपीज़ दे रखा है, तो अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 975 आया। अब इसमें प्लस करना है आपको इंटरेस्ट भी, क्योंकि ये तो क्या है उसकी कॉस्ट है। अब क्या अगर इंटरेस्ट देखो तो अभी आपने निकाला ऊपर 75, तो इसको अलग से सेपरेटली पे किया जाएगा, और अगर टोटल पेमेंट देखें हम उसकी कितनी बनेगी, तो 975 प्लस 75, तो 1050 क्या है ये बनेगी। तो समरी टेबल में आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, कम इंटरेस्ट में प्राइस इंक्लूड होता है कोटेड प्राइस के अंदर, एक्स इंटरेस्ट में जो प्राइस होता है वो अलग होता है, और आपको जो इंटरेस्ट है वो अलग देना पड़ता है, एक्सक्लूड होता है इसमें। बायर पे इसमें क्या करता है, कम इंटरेस्ट में वो कंबाइंड प्राइस दे देता है सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट में अलग से प्राइस ऑफ सिक्योरिटी देता है और अलग से इंटरेस्ट सेपरेटली पे करता है। फिर बायर गेट फुल इंटरेस्ट, तो यस दोनों में, और सेलर गेट इंटरेस्ट, तो यस इसमें भी क्या है दोनों में कि इंक्लूड इन द प्राइस होता है इसमें, और इसमें क्या है पेड सेपरेटली किया जाता है। कोटेड प्राइस किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है कम इंटरेस्ट का होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से शो किया आ रहा है तो वो ज़्यादा ही दिखेगा। और एक्स इंटरेस्ट में क्या है, ये थोड़ा
इसमें कोटेड प्राइस कम होता है बिकॉज आप अलग से इंटरेस्ट है जो वो दे रहे हो पेमेंट। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट एनी 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आपने गुडविल वाला चैप्टर क्या अच्छे से करके जाना है। गुडविल वाले चैप्टर से आपको मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एंड उसके मेथड्स, आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन आया है। अब ना अगर आपको मेथड्स आते हैं तो ऐसा नहीं है आपको मेथड्स का मीनिंग लिख के आना है, आपको फॉर्मूला देना है। आप क्या है इमेजिनरी फिगर्स लेके भी क्या है उनको सॉल्व करके वहाँ पे दिखा सकते हो, सो दैट आपको थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो डिटेल में देखना है तो मैंने आपको बताया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप उसको देखो, वहाँ पे हमने क्या है क्वेश्चन भी किए हैं, तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे हम मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल बोला था इन्होंने, क्या होती है बताओ। तो गुडविल क्या है, रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है एक बिजनेस की जो उसको हेल्प कर रही है अर्न करने में ज़्यादा प्रॉफिट अदर के कंपैरिजन में। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है ना, इंटेंजिबल एसेट होता है। यूजुअली ये क्या है कब आप इसकी वैल्यू क्या है फाइंड आउट करते हो, जब मान लो बिजनेस को सोल्ड कर रहे हो या नए पार्टनर को ज्वाइन कर रहे हो अपनी कंपनी में, फर्म में, ठीक है, या अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को चेंज कर रहे हो। तो 6 केसेस होते हैं, उन केस में आप क्या है गुडविल को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे गुडविल की वैल्यू को। सबसे पहले तो गुड रेपुटेशन और ब्रांडिंग। देखो एक वेल नोन बिजनेस है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, तो उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लोकेशन ऑफ बिजनेस। मान लो आपका जो बिजनेस है वो एक प्राइम लोकेशन पे है, ठीक है, बिजी लोकेशन पे है, तो आप मतलब कस्टमर्स वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है, सेल्स आपकी बढ़ती है, तो ये भी क्या है गुडविल को अफेक्ट करता है। फिर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप किस हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो कस्टमर को तो ट्रस्ट लॉयल्टी बढ़ती है, तो गुडविल बढ़ रही है इससे। अगर आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है आपकी। फिर है टाइम इन बिजनेस, आपका मतलब आप बिजनेस चलाते हुए कितना टाइम हो गया है ना। अगर आपका बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत लंबे समय से आप चला रहे हो अपना बिजनेस, तो वहाँ भी आपको वो फैक्टर भी क्या अफेक्ट करता है आपकी गुडविल को। और ये भी देखते हैं कि आपकी मोनोपोली है या आपके जो जहाँ प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो क्या उधर लेस कंपटीशन है, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा आती है। एंड कस्टमर की लॉयल्टी, अगर रिपीट हो रहे कस्टमर लंबे समय तक आपको बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे 3 सिंपल मेथड्स पूछे थे कैलकुलेट करने के गुडविल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुडविल अगर निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कंपनी का और इंटू कर देते हैं उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, और कब इसको यूज़ करते हैं हम, जबकि आपके जो प्राइजेस है वो स्टेबल है ओवर द ईयर, तो आप इसको क्या है यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे प्रॉफिट है आपके लास्ट 3 ईयर के वो दिए होते हैं, आप ले सकते हो एग्जाम्पल कोई भी, ठीक है, प्रॉफिट ले सकते हो। 3 साल के है तो 3 से डिवाइड किया, 50,000 आया। अब आप कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,50,000 आ गया, ये क्या है आपकी गुडविल है। फिर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप ये देखते हो कि यार एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है लोगों को। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट निकालो और उसको वही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस मेथड को कब यूज़ करते हैं हम, जब बिजनेस अर्न करता है ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल बिजनेसेस से सेम इंडस्ट्री में रह के, तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने और डिटेल में किया है उस वीडियो में, तो आपको क्या है वो भी देख लेना है। एग्जाम्पल देख लो, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो 70,000 था, कैपिटल इन्वेस्ट 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो 5 लाख का 10% कितना आ गया 50,000, और सुपर प्रॉफिट अब अभी क्या था आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ 70,000, उसमें से माइनस कर दो जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर आया 20,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने थे, ईयर परचेज 3, तो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आपकी गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट से। फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट वैसे ही निकालना है, बस सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने 20,000 निकाला सुपर प्रॉफिट, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 था, तो इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो 2 लाख आ गया, तो ये आपकी गुडविल निकल गई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ समरी टेबल आपको दे रखा है जहाँ पे एक साइड मेथड्स, एक साइड फार्मूला, और कब इनको यूज़ करना बेस्ट होता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स से भी आपको क्या है थ्योरी आती है, तो आप उसको भी करके जा सकते हो। इस वाले जो यूनिट है जो तुम्हारी ना सेक्शन बी की जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसमें ना आपको 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 में से मेनली आपको 2 थ्योरी के आ रहे हैं, 2 प्रैक्टिकल के आ रहे हैं। अब 3 भी आ सकते हैं, बट जनरली क्या देखा गया है कि 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल आ रहे हैं। तो अब उसमें से भी ना जो थ्योरी है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल से आ ही रही है, और बाकी ये हायर परचेज वाले से आ रही है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर की आपको थ्योरी करनी है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो 5 मार्क्स में आपको एक गुडविल का आ जा रहा है। ठीक है, एंड बात करें हम
15 मार्क्स में, तो 15 मार्क्स में क्या है, आपको शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए आ जा रहा है ना, तो ये कर लेना है। तो सेक्शन बी का आपका क्या है, प्रैक्टिकल और थ्योरी आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम 2 मेथड्स बताने हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के, एंड डिस्कस करना है कि कौन सा मेथड आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, ठीक है। जब आपको माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी होल्डिंग क्या करना है, इस टाइम वैल्यू निकालनी है, तो उस टाइम पे क्या है, कौन सा मेथड आपके लिए आप प्रेफर करोगे या फिर अप्रोप्रिएट है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें तो पहला है नेट एसेट मेथड, जिसे हम इंसेंट्रिक वैल्यू मेथड बोलते हैं या फिर नेट वर्थ मेथड बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये मेथड ना कैलकुलेट करता है कि वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी कितनी है, किस बेसिस पे, मतलब कि जो भी इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, ये वो कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज नेट एसेट, कि कंपनी के जितने भी नेट एसेट है उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं कि क्या वैल्यू है हमारे ईच इक्विटी शेयर्स की। अब कैसे इसका ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले टोटल एसेट्स लो और उसमें से माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटीज़। तो ऑल एसेट्स हैं, उनको क्या है, जो भी एसेट निकाल रहे हो ना आप, ये कैसे निकलेंगे, मार्केट वैल्यू पे निकलेंगे, ना कि बुक वैल्यू पे निकलेंगे। इवन जो नॉन ट्रेडिंग एसेट्स होते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, कंपनी मतलब कि इफ द कंपनी हैज़ इशूड, अगर उन्होंने इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसको क्या है, आप माइनस करोगे, ठीक है, नेट एसेट से। दिस इज बिकॉज जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो आप इनको भी माइनस करोगे, तभी पता लगेगा कितनी अमाउंट अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। फिर आप वैल्यू पर शेयर निकाल लोगे, जो भी अमाउंट आई है उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपका क्या है, आंसर निकल के आ जाता है। तो कह रहे हैं आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग, अगर आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आ जाएगी अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर। अब अगर आप उसको भी डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको पता लग जाएगा वैल्यू ऑफ ईच शेयर की, ठीक है। तो ये ना पूरा एक क्वेश्चन टाइप का हमने किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। फिर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये जो मेथड है ये हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि वट वन इक्विटी शेयर इज वर्थ बाय लुकिंग एट द कंपनीज रियल एसेट्स। तो रियल एसेट्स के बेसिस पे क्या है, हम इसको कहीं ना कहीं वैल्यू निकाल रहे हैं उस शेयर की। तो कब यूज़ करते हैं इसको, तो कह रहे हैं जब कंपनी एसेट हैवी कंपनी है, ठीक है, या बिजनेस क्या है, लिक्विडेट या सोल्ड हो रहा है, या फिर एक्चुअल अर्निंग क्या है, नॉट स्टेबल है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल दे रखा है, लाइक देखो सारे एसेट्स दे रखे हैं यहाँ पे, उनको आपने टोटल किया, ठीक है, एंड उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दी लाइबिलिटीज़, तो आपके नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आ जाएंगे वैल्यू। फिर आप उसमें से माइनस कर दोगे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को, तो जो अमाउंट आएगी, अब उसमें से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको पता लग जाएगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ठीक है। मेरिट्स क्या है इस मेथड के, तो देखो ये यूज़ कर रहा है रियलाइजेबल, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स की, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होता है लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी के। उसके बाद ये गुडविल को भी इंक्लूड कर रहा है एसेट्स में ना, उसको भी इंक्लूड करके फिर हम सारा वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट होता है। और नेक्स्ट है, ये टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा क्या है, एक्सेप्ट किया जाता है। फिर अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला है, देखो एक्यूरेटली एस्टिमेट करना मार्केट वैल्यू एसेट्स की, ये कहीं ना कहीं क्या है, सब्जेक्टिव है, आप कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, ठीक है। फिर ये सूटेबल नहीं है ग्रोइंग कंपनीज़ के लिए। फिर इसमें बोला है कि ऑल्दो ये इंक्लूड करता है गुडविल को और इंटेंजिबल एसेट्स को, एस्टिमेट करना ट्रू वैल्यू ये बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट मेथड है यील्ड मेथड, जिसे हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। तो ये अनदर वे है वैल्यू करने का, मतलब शेयर्स की वैल्यू निकालने का, जो कि किस पे बेस्ड होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने आने वाला है आपके शेयर से, उस हिसाब से हम इसको निकालते हैं। हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है ये देखो, इसमें हम ना कंपेयर करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हम कंपेयर करेंगे ऑन द शेयर्स जो आपको मिलने वाला है विद किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। फिर उसके बाद आउटकम की बात करें हम इसमें, तो क्या बोल रहे हैं, तो देखो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल रिटर्न से, तो जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कम है नॉर्मल वैल्यू से, तो शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये मेथड हेल्प कर रहा है आपकी फाइंड आउट करने में कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, किस बेसिस पे, कि उससे आपको कितना रिटर्न क्या है जनरेट हो रहा है, उस बेसिस पे आप क्या इससे फाइंड आउट कर रहे हो। तो यही हमने पढ़ा कि ये जो मेथड है ये वैल्यू करता है शेयर्स की किस बेस पे, अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे कंपनी के। तो डीमेरिट्स भी है इसके, देखो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इशू आते हैं कि कौन सा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये कंसीडर नहीं कर रहा सारे एसेट्स को, एंड ये सुटेबल नहीं है, अगर जो कंपनी है वो लॉसेज इनकर कर रही है बहुत सालों से, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं होता। अब फेयर वैल्यू मेथड फॉर शेयर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें हम क्या करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आप दोनों मेथड से क्या आंसर निकालते हो और उसके बाद फेयर वैल्यू मेथड फॉर शेयर्स वैल्यूएशन देखते हो। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स की किस मेथड को यूज़ करके, एसेट नेट एसेट मेथड को यूज़ करके। फिर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ शेयर यूज़ करके यील्ड मेथड। फिर आपने इन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी,
आपको क्या करना है, जो भी आपकी इंसेंट्रिक वैल्यू है नेट एसेट के थ्रू जो आंसर आया उसको प्लस कर दो यील्ड वैल्यू से और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो ये जो एवरेज ऐसे कंसीडर किया जाता है कि हाँ भाई ये फेयर वैल्यू है इक्विटी शेयर की, यहाँ पे बताया है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा था कि मोस्ट सुटेबल क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी होल्डिंग का आपको देखना है तो ये मोस्ट सुटेबल मेथड है यील्ड मेथड। बिकॉज रीज़न क्या है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या है, मतलब कि उनका कंट्रोल नहीं होता ज़्यादा एसेट्स में या मैनेजमेंट में, तो वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं रिटर्न में कि मतलब इन्वेस्टमेंट में उनको रिटर्न मिले, ठीक है। तो और मेजॉरिटी होल्डिंग में आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, नेट एसेट वैल्यू मेथड या फिर कंबाइंड अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजन को, उनके पास एक्सेस होता है, कंट्रोल होता है एसेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। फिर है कंक्लूजन की बात करें तो देखो यहाँ पे हमने ये दोनों मेथड्स देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन गुडविल, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो देखो वही चीज़ है, वही क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आपको पूछा है कि गुडविल क्या होती है बताओ, फिर आपको पूछा है कि क्या ज़रूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यू निकालने की, कब कब, फिर आपको पूछा है कि वही मेथड्स बता दो। तो देखो अभी हमने पढ़ा गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन कितनी है, ब्रांड नेम की कितनी है वैल्यू, ठीक है, एंड बहुत से फैक्टर से अफेक्ट होता है जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यू है बेसिकली बिजनेस, मतलब इट इज़ अ एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ बिजनेस जो कि बियॉन्ड इट्स नेट एसेट से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो वही होती है हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू गुडविल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट है कि भाई कब कब आप गुडविल को वैल्यू करते हो। तो देखो जब क्या है पार्टनर की एडमिशन हो रही है कंपनी में, ठीक है, फॉर्म में, तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो नया पार्टनर है वो पे करे फेयरली, ठीक है, क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है प्रॉफिटेबल बिजनेस को। फिर है रिटायरमेंट के केसेस में क्या है, आप गुडविल को वैल्यू करते हो। फिर है जब बिजनेस को सेल कर रहे हो या फिर अमलगमेशन या मर्जर हो रही है या फिर प्रॉफिट में चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या है गुडविल को वैल्यू करते हो। फिर आपसे मेथड्स पूछे थे, तो देखो मेथड्स हमने कर लिए हैं, वही गुडविल का पहले आपको फॉर्मूला देना है, फिर कब यूज़ होता है ये, एंड एग्जाम्पल आप दे के आ सकते हो। फिर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमने कर लिया है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड भी हमने कर लिया, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो समरी टेबल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो वही क्वेश्चन अभी हमने किया, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है आपको इन बुक्स ऑफ परचेज एंड वेंडर। तो परचेज जो कर रहा है उसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और वेंडर की बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये पूछा है यहाँ पे। तो ये वाला हम यहाँ पे क्या है पॉइंट कर लेते हैं, और जो डिफरेंस है ये अभी हमने कर लिया है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करें हायर परचेज की बुक में क्या होगा, इसको हायर परचेजर की बुक में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले फॉर एसेट्स परचेज, पहले तो वो एसेट को परचेज कर रहा है किस बेसिस पे, हायर परचेज बेसिस पे। तो जनरल एंट्री क्या करेगा वो, उसके पास एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट कर देगा वो, और किससे लेके आ रखा है वो, हायर वेंडर से, ठीक है। तो अभी अमाउंट उसको देनी है तो 2 वो लाइबिलिटी है, तो हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब लाइबिलिटी है ना, पैसे देने हैं उसको। फिर नेक्स्ट है फॉर डाउन पेमेंट, अब क्या है वो डाउन पेमेंट दे रहा है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम, तो हायर वेंडर अकाउंट को इस बार वो डेबिट कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब क्या है वो लाइबिलिटी अपनी कम करता जा रहा है पैसे दे दे के, और कैश जा रहा है उसके पास, तो 2 बैंक हो गया। अब मान लो उस पर इंटरेस्ट ड्यू होता है उस इंस्टॉलमेंट में, तो इंटरेस्ट आपका खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया, 2 किसको देना है, हायर वेंडर को देना है। फिर फॉर पेमेंट, अब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट दे रहे हो तो वही लाइबिलिटी कम कर रहे हो, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, उतनी अमाउंट से जितना भी आप क्या पैसा दे रहे हो, एंड 2 कैश दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, तो 2 वो कर सकते हो। फिर मान लो डेप्रिसिएशन एसेट में चार्ज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किस पे किया, एसेट पे किया। एंड लास्ट क्लोजिंग करनी है अगर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अकाउंट की, एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो P&L से आप उसको डेबिट कर दोगे, P&L अकाउंट डेबिट, वहाँ से आपने काट दिया क्या, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो कि आपका खर्चा था। फिर हायर वेंडर की बुक में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले वो एसेट को सोल्ड करेगा हायर परचेज बेसिस पे, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट करेगा, और क्या हुई है उसकी सेल हुई है तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो 2 हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर इनिशियल डाउन पेमेंट जब उसको रिसीव होगी सबसे पहले, तो वो उसके पास कैश आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 हायर परचेजर, कहाँ से आ रहा है, हायर परचेजर से आ रहा है, ठीक है। फिर फॉर इंटरेस्ट ड्यू, अब मान लो इंटरेस्ट ड्यू है इंस्टॉलमेंट में, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट करेगा वो, और 2 इंटरेस्ट क्योंकि वो उसकी इनकम है। फिर फॉर रिसीट ऑन इंस्टॉलमेंट, अगर रिसीट मिलती है उसको इंस्टॉलमेंट की, मतलब पैसा मिलता है, तो बैंक कैश आएगा उसके पास, अकाउंट डेबिट, 2 हायर परचेज से आ रहा है। क्लोजिंग एंट्री है फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे क्रेडिट करेगा, P&L में उसको क्रेडिट करेगा, ठीक है। और अगर उसको क्लोजिंग करनी है हायर परचेज सेल की, तो हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट, 2 ट्रेडिंग अकाउंट करेगा, क्योंकि सेल्स कहाँ ट्रेडिंग में लिखती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेथड्स ऑफ असर्टेनिंग द प्रॉफिट व्हेन गुड्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल
सेल्स वैल्यू आर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। या फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इन हायर परचेज अकाउंटिंग क्या होता है आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आया है, तो मेक श्योर आप ये भी अच्छे से करके जाओ। तो इसमें सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि कैसे, कौन से मेथड, मतलब कि डिस्कस करना है मेथड कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है अगर जो गुड्स हैं रिलेटिवली स्मॉल सेल्स वैल्यू के हैं और आपने सोल्ड किए हैं उनको हायर परचेज बेसिस पे। ठीक है, तो देखते हैं उसको। तो देखो, मेथड्स ऑफ ascertaining द प्रॉफिट व्हेन द गुड्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सेल्स वैल्यू आर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। तो फॉलोइंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं हम फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट। ठीक है, जब आपके जो गुड्स हैं वो स्मॉल सेल वैल्यू के हैं और आप उसको सोल्ड कर रहे हो हायर परचेज बेसिस पे। तो सबसे पहले है डेटर्स मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसे प्रिपेयर किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, कौन बनाता है इसको? मेड बाय हायर वेंडर। ठीक है, ऑन जब वो सेल्स कर रहा है उस गुड्स की कस्टमर को। ठीक है, हायर परचेज बेसिस पे। तो जर्नल एंट्रीज है, देखो जर्नल एंट्रीज आपकी बुक में दे रखी है, आपको जर्नल एंट्रीज इसमें से क्या है करके जानी है, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या है जर्नल एंट्री वहाँ देनी पड़ेगी। तो अब अलग अलग केसेस हैं, उसमें अलग अलग क्या आपकी जर्नल एंट्रीज है, लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट ड्यू। ठीक है, तो ये आपको क्या है करके जानी पड़ेगी। आप क्या है कोई भी इलस्ट्रेशन अपनी बुक से कर सकते हो सो दैट आपको क्या है वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज है, आप देख सकते हो, इनको आपको लर्न करके जाना है। उसके बाद हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपकी बुक में है, आपको उसको भी करके जाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको अलग से भी क्या है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या है ये जो अकाउंट है उसको क्या है अपनी बुक से करके चले जाना है। फिर यहाँ पे मेथड 2 की बात करें तो स्टॉक एंड डेटर मेथड था। इस मेथड के अंदर ये जो मेथड है आपको 5 मार्क्स में अलग से आया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। तो इस मेथड के अंदर ना 6 अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। पहला हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, दूसरा हायर परचेज डेटर अकाउंट, तीसरा शॉप स्टॉक अकाउंट, फिर है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट एंड सिक्स्थ है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट 6 के 6 अकाउंट क्या बनाए जाते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड में। फिर आपको क्या है ये जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं कि लाइक परचेज किया आपने गुड्स को तो जर्नल एंट्री, सेल किया गुड्स को हायर परचेज बेसिस पे, टोटल इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हुई, ठीक है, कैश रिसीव हुआ हायर परचेज बेसिस पे, रीपोजेशन अगर कर लिया, अगर नॉन पेमेंट हुई केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको ये जनरल एंट्रीज दे रखी हैं, आप इसको रीड कर सकते हो अपनी बुक से, आपको सारी बुक में दे रखी है, आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिसमें हमने देखे कि 15 मार्क्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो मेक श्योर कि गुडविल वाला जो आपका चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड आपको कर लेना है, क्योंकि 5 मार्क्स में देखो गुडविल वाला चैप्टर जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स है ना, ये तो आप करके ही जाओ, इलस्ट्रेशंस करो, बिकॉज प्रैक्टिकल के जो मोस्टली चांसेस है वो वहाँ से होते हैं और वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो आपको वो अच्छे से करके जाने हैं एंड थ्योरी भी उसकी करके जाओ, प्रैक्टिकल भी उसके करके जाओ, और एक ये वाला जो चैप्टर है हायर परचेज वाला, इसको अच्छे से करके जाओ, तो आपका सेक्शन भी क्या है आराम से हो जाएगा। और सेक्शन ए का जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो वो भी देखो। इसके अलावा जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन ए था जो जिसमें 6 क्वेश्चंस आए थे और कुछ उसमें प्रैक्टिकल थे, कुछ उसमें थ्योरी वाले थे, तो वो सारे हमने किए हैं सेक्शन ए के। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। सेक्शन बी भी हमने किया है जिसमें अगेन 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी भी हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको वीडियोस मिल जाएं, एंड लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट होती है तो उसको वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बेसिकली हम सेक्शन सी है जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो करेंगे, एंड आपको प्रैक्टिकल भी करके जाना है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है कि किस चैप्टर का आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपको थ्योरी भी अच्छे से करके जानी है कि अगर इन केस आपको क्या प्रैक्टिकल में आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मतलब कि पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा, या फिर मतलब कि अगर ये है कि अच्छा खासा आपको अटैम्प्ट हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल करो, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स आने के चांसेस अच्छे होते हैं आपके, बिकॉज आपको स्टेप मार्किंग वगैरह मिलती है। बट अगर मान लो किसी ने नहीं किया या फिर किसी को लग रहा है कि इसको कैसे अप्रोच करना है किसी प्रैक्टिकल को, ऐसा वहाँ लग रहा है, तो फिर आप थ्योरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये थ्योरी आपने वैसे भी की है, जो शेयर्स ऑफ गुडविल है, मतलब जो शेयर्स या गुडविल है जो इनकी जो थ्योरी है ये आपको पहले भी पता है, बस आपको ये देखना है कि आपको वहाँ पेपर में करना कैसे है। जैसे आपको पता होता है मेथड ही है, बट वहाँ जब आएगा थ्योरी में तो आपको वहाँ पे
एक डमी फिगर से क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा इमेजिनरी फिगर से, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी को अटैम्प्ट करना होता है, सो दैट आपको क्या है मार्क्स अच्छे मिल जाएं। तो इस तरीके से आपको क्या है थ्योरी में अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल करो, एंड जर्नल एंट्रीज हैं जिसमें, तो जर्नल एंट्रीज भी आपको क्या करनी है, करके जानी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो आ रहा है तो आपको वो करना पड़ेगा, तभी थ्योरी में आपको मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आपको प्लेलिस्ट का मैंने बता दिया है, जिसमें हमने सेक्शन बी के जितने भी चैप्टर हैं ना वो तो हमने किए ही हुए हैं, और सेक्शन ए में भी हमने बहुत से टॉपिक्स किए हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आ चुके हैं, तो उन सबको देखो। और फिर सेक्शन सी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो उनकी भी आएगी टाइम पे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो, और इसको शेयर भी करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।